ये किस्सा मैं सुनना चाहूँगी क्योंकि आप ख्वाबों में या आप कह लीजिए रेडियो से जो आपकी मोहब्बत रही है, मैं सुन रही थी आपको, आप रेडियो में से 2 शख्स में से 1 शख्स को बाहर निकालना चाह रहे थे जिसमें आपको करंट भी लगा था सर। तो उससे सफ़र शुरू करके रेडियो में पहुँचकर रेडियो के लिए काम करना, अपनी आवाज़ फिर सुनना, पहले आप दूसरे की आवाज़ सुनते थे, फिर अपनी आवाज़ सुनना, अपने अपनों को अपनी आवाज़ सुनाना, वो एक्सपीरियंस कैसा था सर? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अगर मेरा एक पागलपन बचपन से था तो वो था रेडियो। आपको जल्दी बताऊंगा कि मैं हाउ हाउ वाज आई इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ ऑडियो। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि मैं ऑडिशन के लिए गया। नेक्स्ट क्लास को 20 मिनट थे सिर्फ, और वहाँ इत्तेफाक से, मतलब मुझे ऑडिशंस का तो आशीर्वाद मिला है। बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैंने बहुत विनती की कि प्लीज़ मुझे आगे जाने दीजिए मेरी क्लास। तो किसी ने कहा अरे ऐसे तो सबके होते हैं, हम भी क्या बेकार में, पीछे जाओ जहाँ तो है। एक कोई लंबा सा लड़का था, तो उसने कहा कौन सी क्लास? मैंने कहा यहाँ यहाँ। अरे तू बजाज इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, आजा आजा मेरे आगे। तो सबने कहा, विरोध किया, ये सब क्या? कि चुप, मैं पीछे जाता हूँ। और मेरा ऑडिशन हो गया। इस बात के कोई 18 साल बाद BRTV में ऑडिशंस हो रहे थे एक्टिंग के। मुझे बुलाया गया था समय के लिए, मेरा ऑडिशन नहीं था, उन्होंने पहले से तय किया था। वहां मैंने देखा कि वही लंबा सा लड़का, क्योंकि भूला नहीं था मैं उसे, तो मैंने कहा तुम यहां? तो कहा अरे तूने तो बड़ा नाम कर लिया है। ये इत्तेफाक देखिए कि वो जिसने मेरी मदद की थी वो था मुकेश खन्ना, भीष्म पितामह। मैं आपको बता रहा था कि आपने शायद ये पूछा कि किस तरह मैं रुजू हुआ इस तरफ, किस तरह आकर्षित हुआ। मैं, मेरे ख्याल से आवाज़ नहीं, अंदाज के प्रति आकर्षित हुआ, शैली के प्रति, बोलने की शैली। आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज द वे यू स्पीक, एंड इट इज ऑल्सो द मोस्ट मोल्डेबल। उसी में लचीलापन है आपके व्यक्तित्व में, और कुछ नहीं बदल सकते। मैं रहा होऊंगा 4.5-5 साल, क्योंकि उससे पहले की स्मृति तो होती नहीं। घर में रेडियो आया था और मनाही थी, मुनादी पीट दी गई थी कि कोई इसको हाथ नहीं लगाएगा। रेडियो यानी क्या, इतना बड़ा सा रेडियो, पिताजी आते तब चलाते, सबको बिठाते लाइन से, सुनो कितनी सीखने की बातें आती हैं। हिंदी प्रचार समिति, गांधी जी बोलते, क्या क्या नहीं होता था। नहीं मतलब गांधी जी की रिकॉर्डिंग होती है। तो मैं बैठे बैठे सिर्फ एक चीज़ नोट करता कि रेडियो जब चलाते हैं पिताजी, तो अंदर बैठे कुछ लोग हैं, वो कितना अच्छा बोलते हैं, और मेरी आसपास के मेरे दोस्त पड़ोसी ये वो तो ऐसे नहीं बोलते हैं। तो मैंने पूछने की कोशिश की एक बार, फिर मां से पूछा, तो मां ने कहा कि रेडियो के अंदर छोटे छोटे लोग होते हैं और वो बातें करते हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन पिताजी जब रेडियो बंद करते हैं तो वो जाते कहाँ हैं? तो कहा वो वहीं सो जाते हैं। और उन दिनों मेरी किस्मत भी देखिए, एक फिल्म आई थी टॉम थम, अगर आप में से किसी को याद हो। थम अंगूठे की साइज का बच्चा, उसके ऊपर हॉलीवुड की फिल्म थी। तो मैंने कहा यही बात, यही सच है। मैं तो सच मान गया था कि कहीं होंगे ऐसे। तो एक दिन घर में कोई नहीं था, माँ रसोई में थी। तो मैंने कहा ये बात है। सिर्फ मैंने एक चीज़ नोट की थी कि जब भी पिताजी इसको ऑन करते हैं तो टड़क करके आवाज़ आती है। तो मैंने कहा ये आवाज़ तो सुन लेगी माँ। तो मैंने तब खांसी खाई जोर से। तो रेडियो चालू होते, आवाज़ आते हुए कोई 7-8-10 सेकंड लगते थे। डायड्स और ट्रायड्स होते थे, वो गर्म होते थे,
और फिर आवाज़, बड़ी अच्छी आवाज़ आती थी। आज के जैसी डिजिटल नहीं, ऐसी नहीं, डिस्टर्ब करने वाली। तो फिर वो शुरू हुए रेडियो। सिर्फ 2 लोग कुछ बातें कर रहे थे। बातें तो समझ में नहीं आई, लेकिन वो कुछ बहुत अच्छा बोल रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा है, 2 ही लोग हैं, उनको निकाल लूँ, मैं मिल लूँ उनके साथ, बातें करूँ, कौन है। तो मैंने आसपास देखा, कोई नहीं था। पीछे कार्डबोर्ड जैसा होता है, उसको खींच के निकाला और अंदर हाथ डाला। अब मुझे क्या पता कि सीधा शॉक लगेगा। तो शॉक लगा, मैं चिल्लाया। माँ दौड़ती हुई आई कि क्या हुआ। उन्होंने कहा क्या किया तूने, ये फाड़ दिया पीछे। अरे तूने रेडियो क्यों चलाया, किस लिए, क्या कर रहे हो। तो भोलेपन में मैंने कहा कि मैं अंदर से निकाल रहा था। तो कहा हे भगवान, अंदर कोई नहीं होता। मैंने कहा तूने तो कहा कि लोग होते हैं, नाटक होता है तब तो 6-7 लोग होते हैं। तो कहा नहीं बेटे, अंदर कोई नहीं होता है। तो ये कैसे आती है आवाज़, ना वो तब समझा पाई, और इंजीनियरिंग और एमबीए पढ़ा हुआ ना मैं आज समझा पाऊंगा। आसान नहीं है। दैट यू नो योर ऑडियो फ्रीक्वेंसीज टर्न इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मुझे आकर्षित क्या किया, उन आवाज़ों ने नहीं, उनके अंदाज ने। और पता नहीं, मेरे आज जो मेरे वॉइस कल्चर सेशंस में मैं सिखाता हूँ, दैट ओपन योर ईयर्स टू द आउटसाइड एंड ओपन योर ईयर्स टू द इनसाइड। ये बहुत मुश्किल एक्सरसाइज होती है, क्योंकि हम लोगों से बातें करते हैं आमतौर पे, हम ये नहीं देखते कि ये, कभी नोट नहीं करते, निरीक्षण नहीं करते, ऑब्जर्व नहीं करते कि वो कैसे बोल रहा है, या उससे भी बुरा मैं कैसे बोल रहा हूँ। तो एक बार वो चीज़ पकड़ में आ गई, तब आप अपने आप को बदल सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। तो हुआ यूं कि यूं करते करते मुझे, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट द बेस्ट जॉब। शायद उसी साल जब मैंने एमबीए किया, कैंपस इंटरव्यू शुरू हुए, और एक एमएनसी ने मुझे ख़रीद लिया। वहाँ लगभग 3.5 साल काम किया। था सब कुछ अच्छा, भविष्य था, सब कुछ था, लेकिन अंदर कुछ टीस थी, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करूं ये भी पता नहीं था। ना मैं गायक था, ना मैं कंपोज़र था, ना मैं एक्टर था, ना मैं लेखक था। तो क्या करूंगा मैं अपने आप से भी क्या कहूं कि मुझे क्या करना है, ये पता नहीं था। तो धीमे धीमे छोटे छोटे वॉइस ओवर्स करने शुरू किए। ऑल इंडिया रेडियो, फिल्म्स डिवीज़न, और एक सुर सिंगार संसद नाम की संस्था थी, आज भी है, कि जो नए लोगों को प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। मुझे याद है उन दिनों जगजीत सिंह नए थे, राजेंद्र मेहता नए थे, भूपेंद्र नए थे, हरिहरन और मैंने पहली बार स्टेज पर साथ में कदम रखा। तो हुआ यूं कि वैसे मैं कभी कभी कर लिया करता था। तो एक बार मेरे ऑफिस में बैठे हुए मुझे इंटरनल फ़ोन आया, कोई चीफ अकाउंटेंट का, बंगाली थे। उन्होंने कहा कंग्रेचुलेशंस हरीश। मैंने कहा किस बात के। कहा वी डिडंट नो वी हैव अ सेलिब्रिटी अमंगस्ट अस। मैंने कहा सेलिब्रिटी। तो उन्होंने कहा कि मेरे सामने एक ब्रोशर है, उसमें सारे आर्टिस्ट के नाम है, नीचे लिखा है कंपेयर हरीश पिमानी। तो मैंने कहा मैं पकड़ा गया, क्योंकि अमेरिकन कंपनीज में ये सब तो चलता नहीं है, आप बाहर का काम करें, यू आर डिस्ट्रैक्टेड। तो मैंने कहा नहीं वो तो ऐसे ही नहीं, मैं क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत ही, दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। और उन्होंने सबको बताना शुरू किया, एंड एवरीबॉडी केम एंड कंग्रेचुलेटेड मी। तो मुझे क्या लगा, एक ही विचार आया मुझे कि जो मैं ये मूनलाइटिंग करता हूँ, थोड़ा थोड़ा बाहर काम, थोड़ा बहुत कुछ दाम मिलता है, यहाँ बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो जो काम है वो काम मुझे अच्छा लगता है। दाम तो मिल ही जाएगा काम करते करते, और उसमें नाम है और संतुष्टि है। तो दैट वाज लाइफ चेंजिंग डिसीजन। मैंने कहा मैं छोड़ के देखता हूँ, डिग्रीज तो मेरे पास हैं ही।
उसके बाद ऐसा हुआ कि मैंने कहा ना, ऑडिशंस का मुझे बड़ा आशीर्वाद मिला। वो इसलिए कह रहा हूँ कि आजकल तो ऑडिशंस दिन में 4-5 होती हैं, कम बोल गया मैं, ज़्यादा होंगी। तब 2-3 साल में एक ऑडिशन, क्योंकि एक फिल्म्स डिवीज़न, एक ऑल इंडिया रेडियो, एक विविध भारती, सब एक एक थे। तो टेलीविज़न में मैं सिर्फ देखने गया कि क्या कुछ हो सकता है। तो वहाँ कहा कल परसों ऑडिशन है, आ जाओ। तो मैं ऑडिशन में गया। वहाँ मैंने कहा हमें कौन पूछेगा। लोग आते थे कि हम इस सेक्रेटरी के से आए हैं, ये मिनिस्टर, ये इंडस्ट्रियलिस्ट। मैंने कहा हमारी तो कोई पूछ नहीं है। 1600 लोग थे, 2 लोग चूज़ करने थे, एक न्यूज़ के लिए और एक म्यूज़िक एंकर, म्यूज़िक प्रोग्राम के एंकर। तो मैं थक गया, शाम के 6 बज गए। मैंने कहा अब तो जाता हूँ। फिर मैंने सोचा जब इतना समय गुजारा है तो चलो एक और वड़ा पाव और एक और गन्ने का जूस एक्चुअली। और मैं बैठा, आखिर में जाकर मुझे बुलाया, और वो और लंबी दिलचस्प कहानी है, लेकिन 5-6-7 दिन के बाद पता चला, मुझे एक लेटर आया, जो सरकारी एनवलप, अभी तो बहुत अच्छे हो गए हैं, कि आपको बुलाया गया, आप चुने गए हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हुआ। सिर्फ मुश्किल ये थी कि उन्होंने गलती की थी, 2-2 भेज दिए थे। तो मैं वहाँ गया और मैंने कहा कि न्यूज़ में गया। तो उन्होंने कहा अच्छा, वेरी गुड वगैरह। मुझसे पूछ लिया कि भाई तुम शनिवार को करोगे काम, रविवार को करोगे? मैंने कहा बिल्कुल, मैं तो स्ट्रगल कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, देखो ये नौकरी नहीं है, ये 3 महीने का भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सिंगल परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर ना कहा तो बैन कर देंगे। तो मैंने कहा सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं करूँगा ना। नहीं, तुम शनिवार को करोगे, रविवार को करोगे। मैंने कहा सर मैं शुक्रवार को आऊँगा, सीधा सोमवार को लौटूंगा, इससे आगे क्या कहूँ। एक्चुअली हुआ ये था, मेरी अच्छी किस्मत, कि 3 न्यूज़कास्टर्स थीं, तीनों महिलाएं थीं और तीनों शादीशुदा थीं। तो जाहिर है कि वो घर रहना चाहती हैं अपने वीकेंड पे, इसलिए द प्रोड्यूसर वाज डेस्परेट कि कोई मेरे जैसा मिला। तो फिर मैं नीचे गया, कैंटीन में बैठा और किसी से बात कर रहा था कि मेरा हो गया है, मैं बहुत खुश था। मैंने कहा देखो कमाल है, 2-2 लेटर भेज दिए। तो पास में कोई आदमी बैठा था, उसने कहा कि देखें क्या, बड़े अथॉरिटी से कहा। तो क्या लेटर है? ये मेरे लिए, चलो मेरे ऑफिस में आओ। यानी जो म्यूज़िक कंपेयर था वो भी मैं ही चूज़ हुआ था। तो मुझे लगा, और फिर वो दोनों बातें करने लगे। एक ने कहा, गुंठे साहब दिल्ली में ही रहते हैं अब भी, गुंठे साहब ने कहा कि नहीं, इसको न्यूज़ के लिए हमारी बात हो गई। उन्होंने कहा कैसी बात करते हो, म्यूज़िक के लिए भी है, मैं ऑडिशन में मैं भी था। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तक कुत्ता नहीं सूंघता था, आज मेरे लिए 2 प्रोड्यूसर लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा भविष्य नहीं जानता, लेकिन आगे है सफ़र लंबा। तो उसके बाद भी कुछ, आई वॉज वेरी लकी, इसलिए मुझे कभी कभी लगता है कि इसमें डेस्टिनी का भी शायद हाथ होगा, कि जो टॉप रेडियो शो चल रहा था, टॉप यानी एब्सोल्युटली टॉप, आधे घंटे का शो पहले 15 मिनट के हुआ करते थे, उसका जो एंकर, उसके जो एंकर थे, उनका प्रोड्यूसर के साथ अनबन हो गई और किसी न किसी तरह मुझे लिया गया उसमें। तो ऐसा हुआ, वो शो भी रविवार को आता था, एंड रविवार शाम के न्यूज़ का फिक्सचर मैं, और रविवार शाम को आप में से जो भी तब थे उनको पता होगा कि फ्री फीचर फिल्म दिखाई जाती थी पहली बार हिंदुस्तान में रविवार शाम को। तो जैसे फिल्म का क्लाइमैक्स शुरू हो तो कट और मेरे न्यूज़ आते। तो मुझे क्या कुछ नाम दिया गया था, रवि समथिंग के, ये रविवार को होता है। इन दोनों की फिर तो काफ़ी सारे रेडियो शोज़ मिले कि कॉम्बिनेशन से मुझे लता जी ने बुलाया। अब मैंने एंकरिंग की थी, सिर्फ एक प्रोफेशनली की थी, और वो भी जगजीत सिंह के साथ। मेरी पहली प्रोफेशनल कंपेयरिंग जगजीत सिंह के साथ थी, और वो तो बहुत छोटी थी, वो तो किसी को पता भी नहीं था। तो इन्होंने बुलाया और वहाँ से एक और रास्ता खुला। दरअसल बात ये हुई,
माय कॉलीग हियर विल अंडरस्टैंड कि हमें बिजनेस मैनेजमेंट में सिखाया जाता था कि ट्रीट एवरी प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी। तो मैं जब इसमें आया तो मैंने कहा कि मेरा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, संसाधन क्या है, मैं जिस काम में हूँ, जिस बिजनेस में हूँ। तो मैंने कहा वॉइस, उसकी एप्लीकेशन कहाँ हो सकती है? वॉइस ओवर्स में, एंकरिंग में, रेडियो में, टेलीविज़न में। तो मैंने इन चारों दिशाओं में काम करना शुरू किया। और लोग क्या करते थे, अगर रेडियो है तो रेडियो के पीछे रहते थे। तो मेरा जितना भी थोड़ा बहुत विकास हुआ होगा वो एकदम से 4 गुना होने लगा, और इसलिए मुझे और काम मिलने लगा।